वेलकम एवरीवन, दिस इज मिलन मुखर्जी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक वीडियो लेक्चर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर पे। और इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, मतलब हम स्मॉल जी की वैल्यू में वेरिएशन को पता करेंगे। वेरिएशन कैसा, देखिए सबसे पहले हम स्मॉल जी के बारे में बात कर लेते हैं। स्मॉल जी क्या बोल रहे हैं? स्मॉल जी हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम जानते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है, लेट अस सपोज दैट ये अर्थ है और अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी डिस्टेंस पे है तो वो अर्थ की तरफ गिरता है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है, एक उसमें फोर्स काम करता है कि वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है। जब उसमें फोर्स काम कर रहा है तो सीधी सी बात है कि उसमें एक एक्सेलरेशन भी काम करेगा और इसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये चीज क्लियर कर लिया था कि ये जो स्मॉल जी की वैल्यू है ये कितनी आती है। ये स्मॉल जी की वैल्यू हम देखते हैं, ये स्मॉल जी की वैल्यू जो आती है वो आती है gm/r²। यहाँ पे जो r है ये r क्या कहलाता है? r आपका रेडियस ऑफ अर्थ कहलाता है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं? gm/R² ले सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है हमारा? ये कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यहाँ से हमारी स्मॉल जी की वैल्यू आती है gm/r² और ये स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर के आसपास आती है। और ये वैल्यू हम ये सोचते हैं कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं होती है, बट ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो भी उसमें कुछ वेरिएशन आता है, जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे आते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तब भी उसमें कुछ वेरिएशन आता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पता करेंगे कि जब हम ऑब्जेक्ट को सरफेस से उठा के ऊपर कहीं ले जाते हैं, मतलब हाइट पे जाते हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विथ हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर मैं ऊपर जा रहा हूं तो स्मॉल जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जब मैं डेप्थ में जाऊंगा, अर्थ के अंदर एंटर करूंगा, तब स्मॉल जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट के हिसाब से स्मॉल जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा उसके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हमें करने के लिए क्या होगा? लेट अस सपोज सरफेस पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं। सरफेस पे जो पॉइंट है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको मैं g कंसीडर कर लेता हूँ, g मान लेता हूँ। ठीक, और मैं क्या करता हूँ? h हाइट पे बढ़ जाता हूँ। जब मैं h हाइट पे बढ़ जाऊंगा तो h हाइट पे बढ़ने के बाद इस पॉइंट पे जो मैं मान के चलता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की g की वैल्यू है उसमें कुछ चेंज आ जा रहा है, वो चेंज आके क्या बन जा रहा है? वो मेरा g डैश बन जाता है। तो मैंने सरफेस पे क्या मान लिया? सरफेस पे मैंने g मान लिया है और h हाइट पे जाने के बाद उसको मैंने क्या मान लिया है? g डैश मान लिया है। ठीक, चलो तो सबसे पहले मैं देखूं कि क्या वेरिएशन आता है। स्मॉल जी की वैल्यू ऊपर जाने पे कम होती है या ज्यादा होती है उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थ से दूरी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो सीधी सी बात है फोर्स भी घटता जाएगा, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो किस पे काम करता है? फोर्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे काम करता है। जितने ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा। तो मास तो अभी सेम है, मास हम चेंज नहीं कर रहे। और दूसरी चीज होती है हमारा डिस्टेंस, और डिस्टेंस का होल स्क्वायर, मतलब जैसे जैसे दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाता है उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होता जाता है। और जब फोर्स कम हो रहा है तो सीधी सी बात है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होता जाएगा। ठीक, तो एक बात तो सीधी से क्लियर हो गई कि ये जो g डैश है मेरा वो g से हमेशा छोटा होगा, कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे 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 हम ऊपर बढ़ते जाएंगे स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाएगी, होते 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 बहुत एक टाइम के बाद बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है और वहां से आपका आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो हम यह पता करते हैं कि कितना वेरिएशन आएगा। g माइनस का g डैश डिफरेंस है उसको पता करने की कोशिश करते हैं कि वो डिफरेंस कितना आएगा। ठीक, चलिए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम g को उठा लेते हैं। तो g कैसा बनेगा हमारे पास? g हमारे पास बन रहा है g इज इक्वल्स टू कैपिटल G m/r²। ठीक, ये क्या बन गया? रेडियस ऑफ अर्थ के हिसाब से बन गया। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट का इस अर्थ का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है? मेरे पास r है। तो ये क्या बन गया? gm/r² बन गया। मैंने बोला जब मैं h हाइट पे पहुंच जाता हूं तो क्या बनेगा? मेरा g डैश बनेगा। g डैश बनेगा तो g डैश की वैल्यू क्या होगी? तो g डैश की वैल्यू होगी मेरे पास gm/का। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r प्लस का h। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? r प्लस का h का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? r प्लस का h का होल स्क्वायर हो गया।
ठीक, चलो अब मुझे क्या करना है, इसके रेशियो बना लेते हैं। कैसा रेशियो बना लेते हैं, ये रेशियो बना लेता हूं मैं g डैश अपॉन का g, या इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो, और फिर हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 बोल देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब कैसा होगा, ये क्या बन जाएगा, g डैश अपॉन g। जब g डैश अपॉन g बन जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कैपिटल G m अपॉन का r प्लस का h का होल स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय दिस टर्म। अब मैं यार डिवाइड करके ये टर्म करूं, उससे अच्छा इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करके इसको फ्लिप कर देता हूं। ये क्या हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर मुझे डिवाइड करना है, तो मैं r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास r स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm। ठीक, तो gm से gm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचता है मेरे पास, यहाँ पे बचता है मेरे पास g डैश अपॉन का g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस का h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरा हो गया। थोड़ा सा और देखो, मैं कर सकता हूँ इस r को भी हटा सकता हूँ, r दोनों में से कॉमन सा दिख रहा है, तो r को भी मैं कॉमन लेके अलग कर सकता हूँ। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास g डैश अपॉन का g इज इक्वल्स टू r स्क्वायर में यहाँ अलग कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, r प्लस का h का होल स्क्वायर। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें से r को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, तो एक r बाहर आ जाएगा। जब यहाँ पे r बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस का h अपॉन r। ठीक, अब यहाँ पे क्या स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब इस पूरे टर्म में स्क्वायर होगा, तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे भी एक स्क्वायर यूज कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर यूज कर लेता हूँ। ठीक, तो ये मेरा हो गया। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ r स्क्वायर से r स्क्वायर मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचता है, 1 अपॉन का 1 प्लस h अपॉन का r स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने डेरिवेशन को सॉल्व कर दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक, ये पूरा हिस्सा मैं यहाँ मिटा रहा हूँ। चलो, तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ जाता है मेरे पास g डैश अपॉन g, और फिर ये 1 अपॉन 1 प्लस का h अपॉन r का होल स्क्वायर है। तो मैं काम करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा g डैश इज इक्वल्स टू g। ये g कहां से आया, ये वाला g को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, और 1 प्लस h अपॉन r का स्क्वायर है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस का h अपॉन r टू द होल पावर माइनस 2। ठीक, तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन सेट हो जाती है। अब इसको मुझे आगे सॉल्व करना है। जब मुझे आगे सॉल्व करना है तो सीधी सी बात, यहाँ क्या दिख रहा है, -1 -2 इस टाइप की सीरीज दिख रही है। अब हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल क्यूब, ये सब होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, a प्लस b टू द पावर -2 है। -2 मतलब ये सिंपली सॉल्व नहीं होगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स से सॉल्व नहीं होगा। जब ये सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं होगा तो क्या करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाइनोमियल एक्सपांशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम क्या चाहिए, बाइनोमियल एक्सपांशन को यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी पूरे बाइनोमियल एक्सपांशन की बात नहीं कर रहे, जहां पे हमको इतना जरूरत है उतना हम समझ ले रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो हमारे पास बाइनोमियल एक्सपांशन में एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिखने के बाद मिटा दूंगा, फिर आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है मेरे पास, ये फॉर्मूला बनता है कि 1 प्लस का x टू द होल पावर माइनस n। बाइनोमियल एक्सपांशन में ये फॉर्मूला होता है मेरे पास 1 प्लस x टू द होल पावर माइनस n। तो ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मूला जाता है 1 माइनस ऑफ nx। ठीक, अच्छा ये फॉर्मूला भी एक्चुअली मुझे याद है, इसलिए मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताता हूं। बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, उसको फिर पुट करके वैल्यू को आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 प्लस x की पावर माइनस n है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस ऑफ nx, फिर क्या होता है प्लस। जब हम यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे तो क्या होता है, अल्टरनेट चलता है, एक बार प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, इस तरीके से अल्टरनेट चलता है। अगर ये प्लस के फॉर्म में होता तो फिर सब कुछ प्लस के फॉर्म में चलता है। ठीक है, एक सीरीज जैसी बनती है, इसलिए कई बार इसको बाइनोमियल सीरीज भी बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस का nx। अब नेक्स्ट जो बनता है तो n के बाद क्या आएगा, n के बाद आता है हमारे पास n प्लस 1। फिर यहाँ पे x है तो x की जगह क्या जाता है मेरे पास x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 आता है। फैक्टोरियल 2 क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे फैक्टोरियल 1 चलता है, यहाँ पे हम फैक्टोरियल 1 लेके चलते हैं। तो जब यहाँ फैक्टोरियल 1 लेते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 हो जाता है। कई बार फैक्टोरियल 1 लिखा भी होता है, कई बार नहीं लिखा होता, तो उसकी वैल्यू 1 है, किसी चीज को डिवाइड करेंगे 1 से तो उतना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। प्लस के बाद क्या रहता है, माइनस आ जाता है। माइनस आएगा तो कैसा हो जाएगा मेरे पास n प्लस 1 n प्लस 2 और फिर x क्यूब, और फिर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 3। तो
तो इस तरीके से ये सीरीज कंटिन्यू इंफिनिटी तक चलती जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपांशन बोलते हैं, और ये बाइनोमियल सीरीज बन जाती है। जब ये बाइनोमियल सीरीज है तो इसी में हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ 1 प्लस का h अपॉन r टू द होल पावर -2। यहाँ पे देख सकता हूँ 1 की जगह 1 है, x की जगह h अपॉन r है, माइनस की जगह माइनस है, n की जगह 2 है। ठीक, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 1 मेरा एज इट इज आ जाएगा, माइनस n क्या है, n मैं देख रहा हूँ यहाँ n है, यहाँ क्या है मेरे पास 2, तो ये सीधा क्या हो जाएगा मेरे पास 2 हो जाएगा। x की जगह क्या है, x की जगह है h अपॉन r, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास h अपॉन r हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 1 क्या होता है, 1 ही होता है, एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ मेरे पास n क्या है मेरे पास 2, n प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा h अपॉन r का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा h अपॉन r का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 1। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा मेरे पास माइनस का n क्या है मेरे पास 2, n प्लस 1 दैट इज 3, n प्लस 2 दैट इज 4। उसके बाद क्या हो जाएगा x क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा h अपॉन r का होल क्यूब बन जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 कैसे चलेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से क्या चलता है, ये फैक्टोरियल के फॉर्म में चलता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, तो ये बाइनोमियल एक्सपांशन इस तरीके से सॉल्व होता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पे मेरे को फिगर दिख रहा है h अपॉन r। अगर हम बाइनोमियल एक्सपांशन को बहुत ध्यान से समझें तो एक बात समझ में आती है कि जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो मतलब जो वैल्यू सचमुच कुछ होती है, वो वैल्यू यहाँ पे ही रहती है, स्टार्टिंग्स के टर्म्स में ही रहती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए सीरीज आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो वैल्यूज है, जैसे ये वाला कंपोनेंट हो गया, ये वाला कंपोनेंट हो गया, इन कंपोनेंट्स की वैल्यू जो होती है बहुत ही छोटी सी होती है, जैसे 0.000 समथिंग, इसकी और होगी 0.0000 समथिंग, इस तरीके से इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जाएंगे उसके कंपोनेंट और छोटे होते जाते हैं। जो मेन वैल्यू रखने वाले कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टार्टिंग में ही होते हैं। चलो इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको इस तरीके से समझा सकता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, h अपॉन r दिख रहा है। ठीक है, अब h अपॉन r क्या होगा इसको समझते हैं। मैंने बोला ये अर्थ है मेरा, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ के सेंटर से हमने क्या कर लिया है, रेडियस ले लिया है। यहां से ये हाइट जा रहा है, ये मैंने बोला हाइट, लेट अस सपोज दैट h है। मैं अर्थ के सरफेस पे रहूंगा तो मैं यहां पे हूं, और मान लेता हूं मैं अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर उड़ जाता हूं। बहुत ऊपर उड़ जाने का मतलब क्या, लगभग मान लेता हूं कि 10 किलोमीटर ऊपर जाता हूं। अगर मैं 10 किलोमीटर ऊपर उड़ जाता हूं तो ये h कितना हो जाएगा मेरे पास, 10 किलोमीटर। ठीक, चलो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है आपका 6400 किलोमीटर का। ठीक है, तो अगर मैं h अपॉन r का रेशियो बना रहा हूं तो h अपॉन r का रेशियो क्या बनेगा मेरे पास, 10 अपॉन का 6400, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 अपॉन का 640। 1 अपॉन 640 का मतलब क्या होता है, 0.000 समथिंग कुछ आएगा, मतलब बहुत ही छोटी सी वैल्यू आती है। मतलब ये जो h अपॉन r का फिगर है ये बहुत ही छोटा सा आ रहा है। कब, जब मैंने h को फिर भी बहुत वैल्यू दी, 10 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया हूं मैं। अगर मैं और बीच में जाऊंगा 5 किलोमीटर तो और छोटी आएगी, 1 किलोमीटर बोल दूंगा तो फिर और ही छोटी आएगी। मतलब h अपॉन r प्रैक्टिकली बहुत ही छोटी सी वैल्यू है। तो जब मेरे पास इस टाइप की वैल्यू आती है 0.000 समथिंग समथिंग कुछ कुछ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। जब मैं इसका क्यूब कर दूंगा तो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी। अल्टीमेटली बात ये आ रही है कि ये प्रैक्टिकली ये वैल्यू 0 के बराबर ही है। मतलब इतनी छोटी वैल्यू को ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना कोई सेंस का नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं, h अपॉन r के जो हायर पावर्स होता है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, h अपॉन r के हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। चलिए ये वाला पार्ट में मिटा देता हूं। तो जब हम h अपॉन r के हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो चीजें कैसी बन जाती हैं, तब ये ऐसा बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास 1 अपॉन का h अपॉन r टू द होल पावर -2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 2h अपॉन का r हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, ये सारे कंपोनेंट्स को नेग्लेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया, नहीं माना है। प्रैक्टिकली ये मान के चल रहे हैं उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही है तो उसको हटा दिया है। तो ये क्या बन जाता है मेरे पास 1 माइनस का 2h अपॉन r।
तो इस तरीके से क्या होता है, ये बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना, ये पूरा डेटा मिटा के मैं सीधे ऊपर लेकर आऊं, इसको सॉल्व करके हमने समझा हुआ है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आया है। कई बार आप लोगों की टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं होता है, तो हमने बता दिया कि किस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक, चलो तो इस पूरे डेटा को हम मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद हम अपने डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे अपन एक लाइन लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग बाइनोमियल expansion, by using binomial expansion and neglecting the higher power of h upon r, h upon r के हायर पावर को नेग्लेक्ट करने पर और बाइनोमियल एक्सपेंशन को इस्तेमाल करने पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी g डैश इज इक्वल्स टू g और 1 अपॉन h अपॉन r की -2 की जगह क्या लिख दिया हमने 1 माइनस का 2h अपॉन का r। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा ये डेरिवेशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो कैसा हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा g डैश इज इक्वल्स टू, अंदर सॉल्व करते हैं g1 जर g माइनस का 2gh अपॉन का r, और मुझे क्या पता करना था, मुझे g माइनस का g डैश पता करना था, तो इसको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा g माइनस का g डैश, और इसको इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 2gh अपॉन का r। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन बनके तैयार हो जाती है। डिफरेंस हमको समझ में आ जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, मेरा हाइट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी g माइनस का g डैश भी मेरा बढ़ता जाएगा, मतलब जो डिफरेंस है ग्रेविटी का वो बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक बात हमको समझ में आ जाएगी कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है उसमें मतलब डिक्रीज हो रहा है, वो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वो वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल g विद डेप्थ। हम डेप्थ को लेकर चलते हैं कि अगर मैं डेप्थ में बात करूं तो कैसा होगा। ठीक, तो ये बोर्ड को रब कर रहा हूं, रब करने के साथ हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये पूरा डेटा मिटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ स्मॉल g विद डेप्थ। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डेप्थ का मतलब क्या होता है उस पर बात करते हैं। डेप्थ का मतलब ये हुआ कि ये डायग्राम वाइज समझता हूं मैं कि ये मेरे पास अर्थ है। ठीक, ये अर्थ का मिलेटर सपोज दैट, इसको मैं सेंटर मान लेता हूं। अब क्या है, अभी मैं सरफेस पे हूं, जब मैं सरफेस पे हूं तो मेरी वैल्यू क्या है, मेरी वैल्यू है स्मॉल g। जब मैं सरफेस पे हूं तो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, स्मॉल g है मेरे पास। ठीक, जब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा, लेट अस सपोज दैट मैं डेप्थ में जा रहा हूं, अंदर जा रहा हूं, मैं कहां आ गया, यहां आ गया करीब। जब मैं यहां आ गया, मान लेता हूं कितनी हाइट पे आ गया, मैं h हाइट पे आ गया, तब इसकी ग्रेविटी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ठीक, तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि हम जमीन के अंदर जाएंगे तो हम टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जा रहे हैं, मतलब और क्लोज हो जा रहे हैं, तो और क्लोज होने से क्या होगा, हमारी इस स्मॉल g की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, रियल में क्या होता है, स्मॉल g की वैल्यू घट जाती है। अब क्यों घट जाती है, उसके पीछे एक कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, जो मेरा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर मैं समझ के चलूं, मान लेता हूं दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, एक मास ये है, एक मास ये है, तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये दोनों मासेस पे डिपेंड करता है। ठीक, तो ये कैसा बनेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम। ठीक, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्यों जनरेट हो रहा है, ये एक मास की प्रॉपर्टी है, मास के कारण ही ये ग्रेविटेशन क्रिएट हो रहा है। मास नहीं होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी नहीं होगा। ठीक,
तो अभी क्या है, इस वाले मास को ये पूरा मास खींच रहा है अपनी तरफ, स्मॉल एम को कैपिटल एम अपनी तरफ पूरा खींच रहा है। लेकिन अगर मैं स्मॉल एम को यहां एंटर करा दूं, कहां, अंदर एंटर करा दूं, तब ये पूरा मास इसको नहीं खींच पाएगा। इसके मास के ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो इसको अट्रैक्ट करेगा, और इधर वाला पार्ट क्या करेगा, उसको इधर अट्रैक्ट करेगा। मतलब अब ये एक यूनिट मास की तरह बिहेव नहीं करेगा, बल्कि एक असेंबली ऑफ मास की तरह बिहेव करेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट जो मेरा यहां रखा हुआ है, इसके इधर वाला मास इसको अट्रैक्ट करेगा और इधर वाला मास इधर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जो अंदर वाला मास है वो तो फिर भी एक बड़ा मास है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत ही छोटा सा मास है जिसका ग्रेविटेशन ना के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं अर्थ के डेप्थ में पहुंच जाता हूं, तो यहां पहुंचने के बाद इस पॉइंट की जो नीचे वाला हिस्सा होगा, ये जो नीचे वाला छोटा सा अर्थ होगा, ये छोटा सा स्फीयर होगा, अब सिर्फ वही वाला मास ग्रेविटेशन को क्रिएट करने में इस्तेमाल होगा। बाकी ये जो इतना मास मेरा बच जाता है, ये मास अब ग्रेविटेशन में यूज नहीं होगा, ना के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि पहले मान लेता हूं कि मैं पहले जो मेरा स्मॉल जी बन रहा था वो कैपिटल एम की वजह से बन रहा, मास ऑफ पूरे अर्थ की वजह से बन रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे जी डैश बनेगा तो वो एम डैश के कारण बनेगा, मतलब सिर्फ इस छोटे वाले मास के कारण बनेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम डेप्थ के अंदर जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होता जाता है। ठीक है, चलो अब इसको डिराइव करके निकालते हैं कि कितना कम होता है, कैसे पता करते हैं। ठीक है, तो हमने टॉपिक बना लिया वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विद डेप्थ। ठीक, चलिए तो सेम वही प्रोसीजर यूज करते हैं जो हमने पहले किया था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जी पता कर लेते हैं। जब हम जी पता करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास जी एम अपॉन का आर स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से अगर मेरे को जी डैश पता करना है तो कैसा हो जाएगा, जी डैश कैसा हो जाएगा, कैपिटल जी तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ पूरा मास ऑफ अर्थ है, लेकिन अब हम क्या यूज करेंगे, एम डैश यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम डैश हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा, पहले तो ये पूरा आर इस्तेमाल हो रहा था मेरा, लेकिन इस r में से ये h घट जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस बनेगी मेरे पास, वो डिस्टेंस क्या बनेगी, r माइनस का h बनेगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, r माइनस ऑफ h टू द होल स्क्वायर। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम रेशियो बना देते थे, रेशियो बनाने के बाद gm और gm एक दूसरे को कैंसिल कर देते थे, तो हमारा काम इजी हो जाता था। बट यहाँ पे एक m के फॉर्म में, यहाँ पे m डैश के फॉर्म में, मतलब एक नया मास है, डिफरेंट मास है। तो मुझे इस इक्वेशन को ऐसा सेट करना पड़ेगा जिसमें सिमिलर टर्म्स ज्यादा हो। जब सिमिलर टर्म्स ज्यादा होंगे तो क्या होगा, मेरे को कैंसिल आउट करने में इजी हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे कर सकता हूं, तो मेरे पास इन दोनों ही चीज में एक चीज कॉमन है, एक फिजिकल क्वांटिटी मेरी कांस्टेंट आती है, और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटी है मेरी डेंसिटी। कैसी, डेंसिटी ऑफ अर्थ, या मैं बोल सकता हूं एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। जब मैं एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ की बात कर रहा हूं और मैं पूरे मास की बात करता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हम जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, इस तरीके से जब मैं छोटे वाले अर्थ की बात कर रहा हूं, छोटे वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं, तब कैसा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा मेरे पास डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम डैश अपॉन का वी डैश। नया वाला मास मतलब ये छोटा वाला मास और छोटा वाला वॉल्यूम। कभी भी इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आएगी, डेंसिटी। डेंसिटी एक कांस्टेंट चीज है, अगर मैं इतने छोटे से सॉइल की बात करूं तो भी वही डेंसिटी आएगी, और बहुत बड़ा से सॉइल की बात करूं तो भी वही। एक कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको मास या वॉल्यूम से मतलब नहीं है, उसको मास और वॉल्यूम के रेशियो से मतलब है। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकता हूं, यहाँ पे अगर मैं मास को बनाऊं तो कैसे बन जाएगा, मास बन जाएगा मेरे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे मास क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डी इंटू का वी डैश। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम अर्थ को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या बन गया मेरे पास, मास ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब। इसी तरीके से जो नया वाला मास है एम डैश, वो क्या बन जाएगा, वो भी बन जाएगा मेरे पास 4/3 पाई आर, इसको मैं बोल सकता हूं r माइनस x का होल क्यूब। अब नया वाला रेडियस इस्तेमाल हो गया, m डैश क्या बन रहा है, d 4/3 पाई r माइनस h टू द होल पावर क्यूब हो जाएगा, टू द होल पावर 3 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, ये बन जाएगी मेरे पास g इज इक्वल्स टू कैपिटल G, m की जगह हम लिख सकते हैं 4/3 d पाई r क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा मेरे पास r स्क्वायर। आर स्क्वायर से एक आर
क्यूब कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पे क्या बचेगा, आर बचेगा। तो अल्टीमेटली क्या आ गया, अल्टीमेटली आ गया स्मॉल g इज इक्वल्स टू 4/3 पाई जी डी इंटू आर। देख लेते इसको, 4/3 आ गया, पाई आ गया, g आ गया, d आ गया और r आ गया। तो ये मेरा क्या बन गया, g बन गया। अब हम चलते हैं g डैश के ऊपर। g डैश कैसे बनेगा मेरे पास, g डैश बन जाएगा मेरे पास, g डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल G और m डैश वहां से उठा लेते हैं। तो m डैश क्या बन रहा है मेरे पास, 4/3 d पाई r माइनस h का होल क्यूब बन गया। और यहाँ पे डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, r माइनस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, इससे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ खाली क्या बचेगा, 1। तो ये g डैश क्या आ गया, g डैश आ जाता है मेरे पास 4/3 पाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, कैपिटल G d r माइनस का h। तो ये मेरे दो इक्वेशन बनके यहाँ पे तैयार हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पहले किया वही कर देते हैं। कैसा, g डैश अपॉन g कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, g डैश अपॉन g। तो g डैश अपॉन g क्या हो जाएगा, आप देखते हैं अपन, 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली क्या बचेगा, r माइनस h और यहाँ क्या बचेगा, r। तो ये क्या बचा मेरे पास, ये बचता है मेरे पास r माइनस h डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ पे मेरा ये रेशियो बनके तैयार हो रहा है। मैं थोड़ा सा और कुछ कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं इसमें g डैश इज इक्वल्स टू कैपिटल G, सॉरी ये स्मॉल g, r कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम r कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 1 माइनस का h अपॉन r, ठीक। और नीचे क्या बचेगा, नीचे भी मेरे पास r। तो r से r में कैंसिल कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली क्या बचता है मेरे पास, अल्टीमेटली बच रहा है मेरे पास g डैश इज इक्वल्स टू स्मॉल g 1 माइनस का h अपॉन r, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या बन जाएगा, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस का gh अपॉन का r। और जो हमने पहले किया हुआ था g माइनस का g डैश निकाला था, मतलब g माइनस का g डैश, g माइनस का g डैश इज इक्वल्स टू क्या आया था मेरे पास, देखो g माइनस का g डैश, ये इधर आ जाएगा। ये क्या आया मेरे पास, ये आया मेरे पास gh अपॉन का r। तो यहाँ पे ये मेरा डेरिवेशन कंप्लीट होता है। जो लास्ट वाला डेरिवेशन था उसमें क्या आया था मेरे पास, 2gh अपॉन का r। मतलब जब मैं ऊपर की तरफ जा रहा था तो मेरी वैल्यू क्या आई थी, 2gh अपॉन r। जो डिफरेंस आया था, g माइनस g डैश क्या है, डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो डिफरेंस था वो 2gh अपॉन r आ था, और अभी क्या आ रहा है, gh अपॉन r। इसका मतलब ये है, कि अगर मैं अर्थ को समझूं, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ से लेट अस सपोज दैट मैं 10 किलोमीटर ऊपर चला जाता हूं, 10 किलोमीटर ऊपर चले जाता हूं, और वैल्यू मेरी g से घट के क्या बन जाती है, g डैश बन जाती है। अगर यही g डैश मेरे को डेप्थ में चाहिए, अर्थ के डेप्थ में चाहिए, तो मुझे कहां मिल जाएगी, मुझे ये 5 किलोमीटर में ही मिल जाएगी। मतलब अकॉर्डिंग टू हाइट जितना वेरिएशन आता है, सेम वही वेरिएशन हाफ हाइट में, हाफ डेप्थ में ही मेरे को मिल जाएगा। यहाँ पे एक रिलेशन तैयार हो जाता है और हमको ये माइंड में समझ आता है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, इस कंसेप्ट से रिलेटेड, कि जब मैं हाइट ऊपर बढ़ा रहा हूँ तो मेरी जो वैल्यू है वो 2gh अपॉन r हो रही है, और जब मैं डेप्थ में जा रहा हूँ क्या हो रही है, gh अपॉन r है। मतलब आधी हाइट में ही मेरे को वही वेरिएशन मिल जा रहा है जो वेरिएशन मेरे को ऊपर जाने पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दो डेरिवेशन हम खत्म कर रहे हैं, एक हमने हाइट के अकॉर्डिंगली पता किया, एक हमने डेप्थ के अकॉर्डिंगली पता किया। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, आई थिंक सो। इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पता करेंगे, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल g बिकॉज ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से वेरिएशन होता है। अब लैटिट्यूड क्या आता है वो भी अपन दूसरे वीडियो में जानेंगे। लैटिट्यूड में हम जानेंगे कि अर्थ के शेप के कारण भी स्मॉल g में कुछ वेरिएशन आता है, और ये भी जानेंगे कि अर्थ जब रोटेट करती है तो उसके रोटेशनल इफेक्ट की वजह से भी स्मॉल g में कुछ वेरिएशन आता है। तो ये दो टॉपिक को अपन खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर ये वीडियो लेक्चर समझ में आया तो इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो, समझ लो, अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से इसको बढ़िया से डिराइव कर लो, ठीक है। और जो भी डाउट होता है व्हाट्सएप पे पूछो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करते हैं वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ g विद लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से भी स्मॉल g की वैल्यू में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, अलग अर्थ के अलग अलग प्लेस को समझने के लिए हम लैटिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। चलो थोड़ा सा लैटिट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज दैट कि ये मेरा अर्थ है,
ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर के हिसाब से क्या होता है, इसमें बीच में एक लाइन बोल देता हूँ जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं, और अगर इसको मैं प्लेन कंसीडर करूं तो ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। मतलब अर्थ के सेंटर की तरफ हम जाते हैं तो इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन आता है, और जब हम इस एंड पे जाते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखता है, यहाँ पे हमको पोल्स दिखते हैं, मैंने बोला नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, अगर मुझे अर्थ के अलग अलग प्लेस को डिफाइन करना है, समझना है, तो मैं किस तरीके से समझूंगा, मैं उसके लैटिट्यूड की वजह से समझूंगा। अब लैटिट्यूड क्या होता है, मान लो लेट अस सपोज दैट ये वाले प्लेस को मुझे समझना है, इस वाले प्लेस को समझना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाली जो प्लेस है, इस प्लेस से अर्थ के सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा, एक इमेजिनरी लाइन में इमेजिन कर लूंगा, ठीक। ये जो लाइन है इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी, मान लो इस एंगल को मैं यहाँ लैम्डा बोल रहा हूँ, हम लैटिट्यूड को किससे दिखाते हैं, लैम्डा से दिखाते हैं। मैंने बोला कि एक लाइन है मेरे पास जो किसी प्लेस को और सेंटर ऑफ द अर्थ को ज्वाइन करा रही है, और इक्वेटोरियल प्लेन से जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या है, वो एंगल मेरा लैम्डा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड ऑफ दिस प्लेस। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड ऑफ प्लेस, और इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो लैटिट्यूड बेसिकली क्या है, लैटिट्यूड एक वो है, क्या बोलते हैं हम इसको, एक एंगल है, उस एंगल को हम किससे दिखा रहे हैं, उसको एंगल को हम लैम्डा से दिखा रहे हैं, ठीक। तो जैसे ही हम पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, अगर हम पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं तो इसका एंगल क्या बन जाएगा, इसका एंगल मेरा बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब जब मैं एंगल को 90 डिग्री बोलूंगा तब मैं कहां पहुंच जाऊंगा, तब मैं पोल्स पे पहुंच जाऊंगा। इसी तरीके से अगर मैं इक्वेटर पे पहुंच जाता हूं तब मेरा लैम्डा क्या बन जाएगा, तब मेरा लैम्डा बन जाएगा 0 डिग्री, और ये क्या बन जाएगा मेरा, मैं इक्वेटर पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन वगैरह होगी वो लोग आप बुक से समझ लेना, कंसेप्ट आपको समझ में क्या होगा, लैटिट्यूड ऑफ प्लेस क्या है। फिर भी अगर लैटिट्यूड को डिफाइन करना होगा तो हम उससे बोल सकते हैं कि लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज the angle between the line joining the place and the center of the earth with the equatorial plane is known as latitude of place, ये जो कोई भी बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेरा लैटिट्यूड ऑफ प्लेस। अब लैटिट्यूड ऑफ प्लेस के बाद हम क्या बोलते हैं, क्या अलग अलग लैटिट्यूड पे स्मॉल जी की वैल्यू अलग अलग होती है कि नहीं होती, उस पे बात करते हैं, ठीक है। मतलब मैंने बोला क्या यहाँ पे अर्थ की वैल्यू और यहाँ पे अर्थ की वैल्यू सेम रहेगी या अलग अलग रहेगी, उस पे थोड़ा सा बात करेंगे। और एक बात आता है रोटेशनल इफेक्ट की वजह से, जब अर्थ मेरा रोटेट करता है तब उसकी वैल्यू में क्या अंतर आता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक। चलो, तो पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड में, एक होता है आपका ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। मतलब हमने ये बोला कि जो अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड पे स्मॉल जी की वैल्यू भी अलग अलग होती है। क्यों होती है, पहला कारण हम समझ के चल रहे हैं शेप ऑफ अर्थ, अर्थ के शेप की वजह से। अब अर्थ की शेप के बारे में तो अभी आप लोगों के माइंड में कैसा पिक्चर होगी कि अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ का शेप आप लोगों के दिमाग में पूरा स्फेरिकल होगा, एक परफेक्ट बॉल जैसा होगा, बट रियली ऐसा नहीं होता। अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं होती। परफेक्टली स्फीयर क्यों होती है, कब होती है, जब हम अर्थ में एक्चुअली हम क्या होता है, अर्थ में लिथोस्फीयर भी होता है, हाइड्रोस्फीयर भी होता है और एटमॉस्फेयर भी होता है। मतलब अर्थ में लैंड मास भी है, वाटर मास भी है और एयर मास भी है। और ग्रेविटी क्या कर रखा है, ग्रेविटी सबको अपनी तरफ बांध के रखा है, सबको अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। उस वजह से क्या होता है, जब वो हर डायरेक्शन से ग्रेविटी उसको बराबर तरीके से खींच के रखती है, तो वो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर सब बराबर खींचा हुआ है। जब बराबर खींचा हुआ है तो कैसा फॉर्म करता है, वो एक स्फेरिकल बॉडी फॉर्म करता है। यही रीजन है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो हमको गोल स्फेरिकल फॉर्म में दिखते हैं, ऐसे स्क्वायर, ट्रायंगुलर या ऐसे उटपटांग शेप में नहीं होते हैं। वो गोल ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो सभी डायरेक्शन में बराबर काम करती है, इसलिए इसका शेप इस तरीके से होता है, ठीक। लेकिन अगर मैं अर्थ के सिर्फ लिथोस्फीयर वाले पार्ट की बात करूं, सिर्फ लैंड मास की बात करूं, तो वो लैंड मास परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होता है। वो तो आप नॉर्मली ऐसे भी समझ सकते हो, कहीं पे हाई माउंटेन्स दिखते हैं, कहीं पे वो दिखता है, अगर आप उसको ऊपर से तो परफेक्टली स्फेरिकल कभी नहीं दिखेगा, परफेक्टली बॉल के शेप में कभी नहीं दिखेगा। और अगर मैं पोल्स में और इक्वेटर में समझूं तो काफी डिफरेंस होता है। काफी डिफरेंस होता है मतलब ये कि जब मैं पोल्स की तरफ जाता हूं, जैसे मैं ये अर्थ की बात कर रहा हूं, ये अगर मेरा अर्थ है, तो अगर मैं पोल्स की तरफ जाता हूं तो पोल्स की तरफ मैं देखूंगा कि जो इसकी जो डेप्थ है वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब अर्थ का शेप परफेक्टली स्फेरिकल ना होके उसका जो लिथोस्फीयर का जो शेप है वो कुछ ऐसा होता है। मतलब इक्वेटर ये है और ये पोल्स है मेरा, ठीक है। तो मैं यहां देख सकता हूं कि जो पोल साइड जो अर्थ का रेडियस होगा, जिसको मैं आरपी बोल सकता हूं, वो थोड़ा छोटा होता है।
और इक्वेटर साइड जो अर्थ का रेडियस होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, इसको मैं RE बोल सकता हूं। इसमें डिफरेंस कितना आता है, इसमें जो डिफरेंस आता है ये डिफरेंस मेरा लगभग 21 किलोमीटर का, मतलब लगभग 21 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस पाया जाता है। तो RP मेरा थोड़ा सा कम होता है और RE मेरा थोड़ा ज्यादा होता है, यहां पे मैं इसको समझ सकता हूं। ठीक है, चलो तो अब मेरे को एक बात समझ आ गई कि पोल्स में और इक्वेटर में ग्रेविटी अलग अलग होती है, और अब यहाँ पे हमको समझना है कि पोल्स में ज्यादा होगी कि इक्वेटर में ज्यादा होगी। तो उसको अभी मैं ओरली नहीं समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा डिराइव करते हैं और डिराइव करने के बाद हम पता लगा लेंगे कि कैसा किस तरीके से होता है। ठीक, चलो मान लेते हैं कि पोल्स में जो ग्रेविटी होगी उसको मैं GP बोल देता हूँ, और इक्वेटर में जो ग्रेविटी होगी उसको क्या बोलता हूँ, उसको मैं GE बोल देता हूँ। ठीक, तो GP क्या बनेगा मेरे पास, GP बन जाएगा मेरे पास कैपिटल G M अपॉन का RP का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो पूरा मास ही इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरीके से जब मैं GE की बात करूंगा तब क्या बन जाएगा मेरे पास, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन का RE का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास। ठीक, अब एक काम करता हूँ, इसका रेशियो बना देता हूँ। रेशियो कैसे बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा GE अपॉन का GP, ये बन गया मेरे पास GE अपॉन का GP, और ये क्या बन गया मेरे पास GM अपॉन का RE का होल स्क्वायर। और एक काम करता हूँ, डिवाइड करना है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके फ्लिप करके उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास RP का होल स्क्वायर अपॉन का GM। ठीक, तो GM से GM मेरा कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, GE अपॉन का GP इज इक्वल्स टू RP का होल स्क्वायर अपॉन का RE का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं सीधी सी बातें समझ सकता हूँ, यहाँ पे क्या दिख रहा है, RP मेरा छोटा है और RE क्या है, RE मेरा बड़ा है। मतलब यहाँ पे एक रेशियो बन रहा है, इस रेशियो में जो न्यूमरेटर है मेरा ये डिनोमिनेटर से छोटा है। सीधी सी बात है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो यहाँ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इस न्यूमरेटर को भी छोटा होना पड़ेगा और इस डिनोमिनेटर को छोटा होना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं सिंपल से कि इफ RP is less than RE, numerator is less than denominator, यहाँ पे क्या हो जाएगा, so GE is also smaller than, मतलब यहां से एक कंक्लूजन क्लियर हो गया मेरे पास कि इक्वेटर साइड जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कम होती है और पोल साइड जो इक्वेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ज्यादा होती है। तो यहां से हमारा ये क्लियर हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ शेप ऑफ अर्थ के शेप के कारण भी ग्रेविटी में वेरिएशन आता है, और वेरिएशन किस तरीके से होता है वो इतना होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी में वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बोर्ड को साफ करके वापस बोर्ड पे आता हूं और हम पता करेंगे कि रोटेशन की वजह से जब अर्थ रोटेट करता है तो भी स्मॉल g की वैल्यू में वेरिएशन आता है। अब इसको कैसे समझ सकते हो, इसको समझने के लिए पहले ये समझ लो कि अगर आपने क्या किया, किसी बाल्टी में पानी भराया और उसको फिर क्या किया, गोल 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 घुमाया, जब वो गोल 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 घूमता है तो आप देखोगे कि ऊपर जाने के बाद भी वो पानी नीचे नहीं गिर रहा होता है। क्यों, क्योंकि उस पानी के वेट को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करते हैं, उसके वेट को सपोर्ट करने लगते हैं, और जब वेट को सपोर्ट करने लगते हैं मतलब उसमें एक नया वेट बन जाता है, उसको हम एपरेंट वेट बोलते हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से समझना है तो कैसे समझ सकते हो, एक हमने एक गुलेल जैसी चीज ले ली जिसमें बीच में पत्थर रख देते हैं और उसको ऐसे गोल 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 घुमा के थ्रो किया जाता है। जब पत्थर गोल 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 घूम रहा होता है तब वो नीचे नहीं गिर रहा होता है। क्यों, क्योंकि उसके वेट को संभालने के लिए उसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, कुछ सेंट्रीपिटल फोर्सेस उसको संभाले हुए हैं और उसका वेट चेंज होकर एक नया एपरेंट वेट बन गया है। इसी तरीके से जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो अर्थ की रोटेशन की वजह से भी उसमें कुछ बदलाव आता है, तो उसको अपन क्या करते हैं, डिराइव करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी विथ लैटिट्यूड, मतलब अलग लैटिट्यूड के हिसाब से उसमें वेरिएशन आ रहा है। और वेरिएशन क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण आ रहा है। अब अर्थ के रोटेशन के अंदर कैसा आ रहा है उसको समझते हैं अपन। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम ये अर्थ कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा अर्थ है। ठीक है, इस अर्थ में क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन लेता हूँ, एक इक्वेटोरियल लाइन, और ये मेरी पोल्स की पोलर लाइन है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ, कोई एक प्लेस मान लेता हूँ, ये प्लेस क्या हो जाएगी, ये प्लेस में ये मान लेता हूँ। ठीक,
अगर ये प्लेस ये हो जा रही है तो मैं क्या करता हूँ, इसका मैं लैटिट्यूड बना देता हूँ और ये लैटिट्यूड क्या बनेगा, ये लैटिट्यूड मेरा लैम्डा बन जाएगा। ठीक, अब क्या हो रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये अर्थ मेरा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन में है। अगर अर्थ मेरा रोटेशनल मोशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या करेगा, ये ऐसे गोल 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 घूम रहा होगा, ऐसा कुछ घूम रहा होगा। ठीक है, मतलब ये अर्थ, ये पॉइंट मेरा इधर जाएगा पीछे की तरफ और वापस आके फिर ऐसा आएगा। इस तरीके से क्या होगा, इसमें एक रोटेशन होगा, अर्थ मेरी रोटेट कर रही है। अर्थ रोटेट कर रही है तो सीधी सी बात है कि इसमें एक फोर्स काम कर रहा होगा, और वो फोर्स क्या कहलाएगा, वो फोर्स मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। और उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है mv²/r, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें r क्या रहेगा, r मेरा ये वाला डिस्टेंस रहेगा, इस पॉइंट का इस पोलर लाइन से जो मेरा डिस्टेंस बनेगा वो मेरा रेडियस होगा, तो ये क्या कहलाएगा, mv²/r कहलाएगा। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि v क्या होता है, v होता है ओमेगा r, तो इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, ये बोल सकता हूँ f = m, और ये हो जाएगा मेरा ओमेगा² r² डिवाइडेड बाय r। तो एक r से एक r कैंसिल हुआ, तो f = क्या हो जाएगा, m ओमेगा² इनटू का r। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, गोल 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 घूम रहा है। ठीक, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बन जाएगा मेरा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा बन जाता है F = m ओमेगा² इनटू का r। अब चाहो तो उसको पहले नोट डाउन कर लेना, तो भी काम बन जाएगा आप लोगों का। ठीक, अगर ये मेरा लैम्डा है तो सीधी सी बात है कि ये वाला भी पार्ट क्या होगा, ये वाला पार्ट भी मेरा क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट भी मेरा लैम्डा ही कहलाएगा। ठीक, यहां तक मेरा क्लियर हो गया। अभी हमने वही वाला कंसेप्ट की बात करते हैं कि हमने एक पत्थर लिया हुआ है, उस पत्थर को रस्सी से बांधा हुआ है और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। जब तक वो गोल गोल घूम रहा है वो नीचे नहीं गिर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है। उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मेंटेन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मेरे को यहाँ पे कैसा मिल रहा है, यहाँ पे मेरे को मिल रहा है m ओमेगा² इनटू का r। ठीक, तो देखिए पहले मेरे पास जो, अब मैं एपरेंट वेट की बात करता हूँ कि जो नया वेट मेरा बनेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, जब अर्थ मेरा गोल 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 घूम रहा है तो उसमें जो नया मेरा वेट बन रहा है, इसको मैं एपरेंट वेट बोल रहा हूं। वो एपरेंट वेट कैसा होगा, पहले तो जो वेट है मेरा mg वाला पार्ट है मेरा, उसको समझ लूं। उसके बाद मैं समझू कि mg कहां काम कर रहा है, mg मेरा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ काम कर रहा है, मतलब इस वाले लाइन पे काम कर रहा है। ठीक, तो ये जो मेरा फोर्स बन रहा है, इस फोर्स का डायरेक्शन मैंने क्या लिया हुआ है, इस फोर्स का डायरेक्शन लिया है मैंने कुछ ऐसा लिया हुआ है, ये r की तरफ फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसका एक कंपोनेंट तोड़ लेता हूं मैं, इसका कंपोनेंट कहां, इसका कंपोनेंट ये वाली लाइन पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वो कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट बनेगा मेरा, आप जानते हो f cos थीटा। हम जानते हैं इस तरीके से कि ये मेरी एक लाइन है और ये मेरा एक फोर्स बन रहा है, और अगर इसके बीच में एंगल मेरा थीटा का है तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, f cos थीटा बन जाता है। ठीक, उसी तरीके से अगर मैंने क्या बोला हुआ है, ये फोर्स मेरा इधर लग रहा है और अराउंड दिस लाइन अगर मैं बोलूं जो कि लैम्डा एंगल से है, तो वो फोर्स क्या बन जाएगा, वो फोर्स बन जाएगा मेरा F = m ओमेगा² r इनटू का cos लैम्डा। ये क्या बन जाएगा मेरा, ये बन जाएगा टुवर्ड्स सेंटर ऑफ, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जो कंपोनेंट बन जाएगा ये बन जाएगा, और यही कंपोनेंट क्या करेगा, ये कंपोनेंट उसके वेट को रिड्यूस करने का काम करेगा जो कि घूमते वक्त इस्तेमाल हो रहा है। मतलब नॉर्मली उसका वेट क्या होगा, नॉर्मली उसका वेट mg है और mg वेट के साथ वो घूम रहा है, बट अर्थ क्या कर रही है, अर्थ के साथ उसका एक कंपोनेंट, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसका एक कंपोनेंट अर्थ की तरफ है जो कि क्या है m ओमेगा² r इनटू का cos लैम्डा, और ये कंपोनेंट क्या करेगा, उसके एक्चुअल वेट को कम करने का काम करेगा। मतलब जो एक्चुअल वेट है मेरा mg है और कम करने वाला फोर्स क्या है मेरे पास, कम करने वाला फोर्स बन जाएगा मेरे पास m ओमेगा² इनटू का r cos ऑफ लैम्डा, और ये कंपोनेंट कम होके क्या बनाएगा, एपरेंट वेट बनाएगा, और एपरेंट वेट में क्या होगा, इसको मैं mg डैश के साथ बोल सकता हूं। इसका मतलब मुझे यहां पे समझ में आ रहा है कि पहले वेट मेरा mg बन रहा था और अब वेट क्या बन रहा है मेरे पास, mg डैश बन रहा है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है, कम हो जा रही है, रिड्यूस हो जा रही है। तो वो कितना कम हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ से इस मास को हटा देते हैं, मास का कोई रोल नहीं है, दोनों में से कॉमन लेके कट कर देंगे अपन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस ऑफ ओमेगा² इनटू का r cos ऑफ लैम्डा। तो ये बन के मेरा तैयार हो जाएगा।
यहाँ से g माइनस जी डैश कर देते हैं तो क्या बन जाएगा मेरे पास g माइनस का g डैश इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर r इनटू का cos ऑफ लैम्डा। मैंने क्या कर दिया, g माइनस इस g डैश को इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो ये मेरा फाइनल कंक्लूजन बनके तैयार है। तो g माइनस g डैश मेरा क्या बनता है, ओमेगा स्क्वायर r इनटू का cos ऑफ लैम्डा। चलिए इसी चीज को चेक करते हैं अपन पोल्स पे। हम जानते हैं पोल्स पे क्या होता है, जब हम पोल्स पे जाते हैं तो कैसा हो जाता है, एट पोल्स जब हम पोल्स पे जाते हैं तो जो लैम्डा की वैल्यू ये क्या हो जाती है मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री हो जाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास cos 90 डिग्री हो जाएगा। cos 90 मतलब क्या होता है, cos 90 जीरो होता है। जीरो होता है मतलब क्या हो जाएगा, g माइनस जी डैश, मतलब g माइनस जी डैश में करता हूं तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास जीरो बन जाएगा। मतलब जब मैं पोल्स पे जाऊंगा तो इस जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेरा रोटेशनल इफेक्ट की वजह से कुछ नहीं होगा, रोटेशनल इफेक्ट की वजह से ये डिफरेंस मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। और जब यही मैं इक्वेटर पे पहुंच जाऊंगा, कहां पहुंच जाता हूं मैं, एट इक्वेटर पहुंच जाता हूं। जब मैं इक्वेटर पे पहुंच जाऊंगा तो हम जानते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाती है, लैम्डा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है। 0 हो जाती है मतलब क्या हो जाएगा, g माइनस का g डैश, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ cos ऑफ 0, cos ऑफ 0 क्या होता है, cos ऑफ 0 1 होता है। तो अल्टीमेटली क्या बचा, ओमेगा स्क्वायर इनटू का r। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, ओमेगा स्क्वायर इनटू का r, और ये वैल्यू क्या रहेगी मेरी, ये डिफरेंस मेरा मैक्सिमम है, और ये डिफरेंस मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा मिनिमम है। तो सीधी सी बात है, जब मैं अर्थ के इक्वेटर पे आया हूं तो वो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मेरा गोल 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 घूम रहा है, तब तो उसमें कुछ रोटेशन हो रहा है। बट वही ऑब्जेक्ट जब मैं पोल्स पे पहुंचा दिया हूं तो वो क्या घूमेगा, उसको घूमने के लिए रेडियस ही नहीं मिलेगा। तो रोटेशनल इफेक्ट की वजह से पोल्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट जैसे 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 हम इक्वेटर पे उतरते जाते हैं तो क्या होता है, उस पे इफेक्ट मेरा दिखने लगता है। ये मेरा cos ऑफ लैम्डा है, और जब मैं क्या करता हूँ cos का ग्राफ बनाता हूँ तो cos का ग्राफ कैसे बनता है, sin का ग्राफ मेरा ऐसा बनता है और cos का ग्राफ मेरा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू तो ग्रेजुअली रिड्यूस होते होते क्या होती है, 0 हो जाती है। पैराबोलिक पाथ को कर्व कर, पैराबोलिक पाथ को लिखती है इस तरीके से। इक्वेटर पे वैल्यू मेरी सबसे ज्यादा, ये मेरा अर्थ है, इक्वेटर पे रोटेशनल इफेक्ट की वजह से डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो 0 हो जाएगा। या फिर मैं बोला ऊपर सबसे ज्यादा 0 है, जैसे जैसे नीचे आते हैं इक्वेटर पे आते हैं वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेशन है। मोस्ट ऑफ समझने के लिए मैंने बनाया हुआ है कि आप लोगों को कांसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब इस डेरिवेशन को आप लोग अपने तरीके से लिखो, अपने तरीके से नोट डाउन करो और अपने लैंग्वेज में इसको समझो, और इससे रिलेटेड जो भी सवाल होता है वो सॉल्व करो, जो भी डाउट आता है उसको व्हाट्सएप पे पूछो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो पे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।